बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। एडवोकेट तनेजा की वाइफ राधिका एक हफ्ते से गायब थी और मुझे उसे ढूंढ निकालना था। अब तक जो भी सुना या पता लगाया था उससे यही लग रहा था कि राधिका घर छोड़कर चली गई। वजह सबसे बड़ी यह हो सकती थी कि उसे 1 महीने पहले अपने पति के एक अफेयर के बारे में पता चला था। लेकिन दूसरी ओर अजीब बात यह थी कि राधिका अपने किसी भी रिश्तेदार या फ्रेंड के यहां नहीं गई, ना ही अपनी बेटी के पास जो कि नैनीताल में पढ़ रही थी। ऑल्सो राधिका घर से कुछ लेकर नहीं निकली थी, ना अपना पर्स ना अपना मोबाइल। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि या तो वो किसी हादसे का शिकार हुई या किसी के संग भागी है। तनेजा से बातचीत में यह तो साफ हो गया था कि तनेजा एक टिपिकल मेल था, शॉविनिस्ट और औरत जात को लेकर इनसिक्योर्ड। उसने कभी अपनी वाइफ को घर से बाहर काम नहीं करने दिया, जबकि राधिका वॉज अ हाईली क्वालिफाइड वुमन। बल्कि अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपनी वाइफ को मुफ्त में घर पे बच्चों को ट्यूशन देना उसने अलाउ किया। ऑन दी अदर हैंड तनेजा एक पहुंचा हुआ वकील था और उसका लास्ट क्लाइंट उससे काफी नाराज, क्योंकि तनेजा ने सामने वाली पार्टी से पैसा खाकर केस पलट दिया था। यह क्लाइंट जनकराज अब पगलाया हुआ था, तनेजा को धमकी देता रहता था। लेकिन तनेजा के मुताबिक जनकराज चींटी को मार पाने वालों में से भी नहीं था। जब मैंने जनकराज से बात की तो जनकराज ने एक बहुत हैरत की बात बताई। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से तनेजा को अपनी वाइफ का मर्डर करते हुए देखा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि पुलिस उसकी कही बात का विश्वास करेगी। लेकिन मैं करने को तैयार था। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत का 3रा भाग। तुम क्या कुछ पता चला? जी नहीं, कुछ याद आया सो वापस आ गया। ये आपका अंदर का एक रूम लॉक्ड क्यों है? ओ वो मेरी माताजी की दुकान। ये पहले किचन था जो माताजी ने तुड़वाकर, और बगल में एक बाथरूम था वो भी जुड़वाकर अपनी दुकान की जगह बनाई थी। सो माताजी की डेथ के बाद मैंने उनकी दुकान को वैसे का वैसे ही रखा है। मतलब सामान तो निकलवा दिया था, लेकिन डिब्बे, बर्नियां वगैरह, उनकी कुर्सी सब रखी है। इसीलिए इसे बस बंद ही रखते हैं। इसकी चाबी आपके पास रहती है या राधिका जी के? नहीं, मेरा मतलब है, देखिए तनेजा जी, कहीं से भी कुछ भी सबूत मिल सकता है जो काम आ जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। और चाबी यही एक मिनट देखो, ये लो। और जैसे मैंने झांका तो देखा चाबी वहीं दीवार पर कमरे के दरवाजे के बगल में ही लटक रही थी। तनेजा ने ताला खोला और मैं डोर पुश करके अंदर घुसा। तनेजा ने पीछे लाइट ऑन की। बिना सामान की एक सजी सजाई साफ सुथरी दुकान। मैं इधर उधर देखने लगा। शेल्व्स, एक टेबल सेंटर में जिस पर बर्नियां सजी हुई थीं, एक खाली छोटा फ्रिज और एक बड़ी सी अलमारी के बगल में एक फ्रीजर, वो आइसक्रीम वगैरह जिसमें रखी जाती हैं। माताजी की हिसाब की किताब टेबल पर ही रखी थी और उसके बगल में एक ऑर्डिनरी 2 रुपए वाला पेन, प्लास्टिक का। मैंने किताब उठाई और खोलकर एक नजर डाली और रख दी। राधिका वैसे इस जगह को कुछ खास लाइक नहीं करती थी। इनफैक्ट वो तो चाहती थी कि यहां वो अपनी छोटी सी क्लासेस खोल ले, लेकिन मेरे जीते जी ये दुकान ऐसे ही रहेगी। जी हाँ, जाहिर है, सेंटिमेंटल वैल्यू। ठीक है तनेजा जी, थैंक यू वंस अगेन एंड सॉरी आपको तकलीफ दी। लेकिन क्या है, वरना मुझे नींद नहीं आती। ये बात सताती रहती कि मैंने यहां चेक नहीं किया। हाँ ले, मैं समझ सकता हूँ फैंटम। जो काम के पक्के होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। मैं तो देख ली थी चमक तुम में। मैं मुड़ा निकलने को और मैंने खुद से ही लाइट ऑफ की। लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे के बाहर कदम रखने को था, और तुम खाना खाओगे?
मतलब मैंने तनुजा को चुप हो जाने को कहा। एक क्षण के लिए मुझे एक हम सुनाई दी थी, मशीन चलने की हम। जैसे इस कमरे में क्या फ्रिज ऑन था? मैंने दोबारा लाइट ऑन की और फ्रिज खोलकर चेक किया, ये तो बंद है। और तब मेरी नजर फ्रीजर की ओर गई। मैं आगे बढ़ा और मैंने फ्रीजर पर हाथ रखा। हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा था, यानी फ्रीजर ऑन था। लेकिन किस लिए? उस पर कुछ खाली कार्टन्स रखे थे जो मैंने हटाए और फ्रीजर का लिड उठाया। फ्रीजर फुल पावर पर चल रहा था और अंदर उसके एक लाश पड़ी थी, साड़ी पहने हुए, बड़ी बेदर्दी से ठूसी गई लाश। चेहरा कुछ नीचे को फेसिंग था, सो पहचानना मुश्किल, और जाहिर है बॉडी अकड़ चुकी थी, तो यूं ही चेहरा मोड़ना पॉसिबल नहीं था। मैं बस लाश को घूरते हुए यही सब फिगर आउट कर रहा था जब नहीं, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है मेरी राधिका। ये क्या फैंटम? राधिका या ये? समझ नहीं पा रहा था तनेजा को देखकर उस पल की ये जेन्युइन एक्सप्रेशन था या वेल रिहर्स्ड परफॉर्मेंस। नहीं फैंटम, ऐसा नहीं हो सकता यार, जैसा तुम सोच रहे हो। आई मीन मैंने नहीं माना। मैं राधिका को बहुत प्यार करता है। मैं इसको इस हालत में मुझे सचमुच नहीं पता। मैं राधिका से बहुत प्यार करता हूँ यार। मैंने उसे नहीं मार नहीं सकता यार। मैं नहीं मार सकता मैडम। नहीं मैडम, हेलो, मेरा यकीन करो, नहीं मारा मैंने अपनी वाइफ को। नहीं, सुनो, मैं राधिका को बहुत प्यार करता, नहीं मारा मैंने। तो फाइनली तनेजा लॉकअप में था और इंस्पेक्टर श्याम सुंदर बेहद खुश कि उसने अपने पुलिस थाने में बैठे बैठे केस सॉल्व कर लिया। इस सब में रात के 8 बज गए थे। मैं वेट कर रहा था कि पुलिस की फोरेंसिक टीम भी आकर अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह बात ध्यान में रखने की थी कि अभियुक्त एक वकील था। उसके खिलाफ बनाए केस में जरा कमी रहेगी तो वो बच निकलेगा। और मैं भी पूरे तौर पे श्योर होना चाहता था कि तनेजा ने ही अपनी वाइफ का खून किया। लेकिन जब रात 10 बजे तक भी पुलिस की फोरेंसिक टीम नहीं आई तो मैं समझ गया इंस्पेक्टर श्याम सुंदर फिलहाल आराम फरमा रहा होगा और कल ही इस केस की आगे तफ्तीश करेगा। सो मैंने इस बात का फायदा उठाया और पुलिस फोरेंसिक लैब में काम करने वाले अपने एक दोस्त को रात में ही बुला लिया। मुकंदी और उसके एक बंदे ने तनेजा के घर के बाहर पहरा दिया और मैं अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट फ्रेंड के साथ तनेजा के घर के अंदर घुसा। घर के मेन डोर पर पुलिस ने क्राइम सीन की पट्टी बांधी हुई थी, सो हमें थोड़ा केयरफुली काम करना था। वेल, मैं भी तो एक्सपर्ट ही था ऐसे कामों में। घर में घुसते ही मेरा फोरेंसिक एक्सपर्ट फ्रेंड तो काम पर लग गया। बाहर मेन हॉल में कार्पेट के नीचे, टेबल या सोफास के पीछे, सोफास के नीचे, कॉर्नर्स में, सब जगह फोरेंसिक क्लूज ढूंढने लगा। क्या है कि भले साफ सफाई हुई हो इस जगह की, खटमल मच्छरों की तरह फोरेंसिक क्लूज भी किसी न किसी कोने कुर्छे में बच निकलते हैं। और बिंगो, हमें मेन डोर के बगल में रखी एक टेबल के नीचे और पीछे दीवार पर कुछ सूखे खून के छींटे मिले। इसी तरह जहां जहां पॉसिबल था वहां से हमने फिंगरप्रिंट्स भी उठा लिए। फिर माताजी की दुकान वाले कमरे में हमें काफी सॉलिड क्लीन फिंगरप्रिंट्स मिले। जाहिर है इनमें से 2-3 मेरे भी थे। ये सब काम करके हम निकलने को थे जब मैंने अपने फोरेंसिक फ्रेंड से कहा, यार 1 मिनट, फ्रीजर के मेन प्लग और स्विच पर से भी फिंगरप्रिंट ले लो, क्योंकि ये फ्रीजर उसी पल ऑन किया गया होगा जब इसमें बॉडी डालने की नौबत आई, वरना यहां सब कुछ ऑफ रहता है। तो फ्रीजर का स्विच ऑन तो उसी ने किया होगा जिसने मर्डर किया या जो मर्डर में शामिल होगा।
देर रात काम करके हम तनेजा के फ्लैट से निकले और मैं अपने घर लौटा। अगले दिन के इंतजार में रात गुजरी। कल ही राधिका की बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और यही सोचते सोचते आंख लगी और जब सवेरे उठकर टीवी ऑन किया मैंने तो एक लोकल न्यूज चैनल पर पहली खबर सुनकर ही मेरे कान खड़े हुए। एक कॉलोनी में मिली 2 लाश। करोल बाग के पास स्थित प्रसाद नगर MIG कॉलोनी के एक फ्लैट में कल शाम में एक औरत की लाश मिली। लाश फ्लैट में रखे एक आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर से बरामद हुई। ये लाश मिसेस राधिका तनेजा की है और इनके पति हाई कोर्ट एडवोकेट रमेश तनेजा को इस खून के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। लाश के मिलने के कुछ घंटे पहले ही इसी कॉलोनी के कंपाउंड में पार्क्ड एक खटारा गाड़ी से एक और लाश बरामद हुई। शनाख्त के चलते यह लाश दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टार स्टूडेंट विशाल खरे की बताई जा रही है और ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार यह मौत एक हफ्ता पहले हुई थी। तो तनेजा की कॉलोनी में जो मुझे लाश मिली थी वो एक यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट की थी। तनेजा की वाइफ राधिका भी तो इंग्लिश लिटरेचर में PhD थी। इस स्टूडेंट को मरे भी एक हफ्ता हो गया और राधिका भी एक हफ्ते से गायब। ये जानना बहुत जरूरी था अब कि राधिका की टाइम ऑफ डेथ का क्या एस्टिमेशन निकलता है ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये दोनों मर्डर्स रिलेटेड हों। 11 बजे के अराउंड मैं गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचा। मुकंदी की हेल्प से मैंने राधिका की ऑटोप्सी रिपोर्ट की एक जेरॉक्स कॉपी हासिल की और पढ़ी। राधिका का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेथ एक हफ्ता था और उसे गला घोट कर मारा गया था। मैंने उस स्टूडेंट विशाल खरे की ऑटोप्सी रिपोर्ट की भी एक कॉपी ली थी और उसमें से जाना कि उसकी मौत सर पर चोट लगने से हुई थी, जैसे वो पीछे गिरा हो और उसका सर जमीन से या दीवार से जोर से टकराया और वो मर गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मेरा फोरेंसिक एक्सपर्ट फ्रेंड मुझे अपनी रिपोर्ट 3 या 4 बजे तक देने वाला था। तभी मेरा मोबाइल बजा। रश्मि? अब रश्मि मुझे क्यों फोन कर रही थी? हाँ रश्मि, क्या हुआ? पप्पू, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। बता कहाँ हूँ? देख, अभी तो मैं वो जीजा जी की रिपोर्ट लेकर यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। वो जीजा जी को कैंसर है ना, तो मैं वहीं आ जाती हूँ। नहीं, सुन, हॉस्पिटल भी कोई मिलने की जगह है। देख, मुझे 1 घंटा दे, मैं तुझे फोन करता हूँ ना, है? ओके? मैंने फोन कट किया। ये लड़कियों को भी अपनी शादी फिक्स करके अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने का ना जाने क्या शौक होता है यार, हद है, हैं? तभी मुकंदी को एक SMS आया। लो भैया, वो स्टूडेंट का ना एड्रेस मिल गया, विशाल खरे। वो प्रसाद नगर के पास देवनगर में एक रूम किराए पे लेकर रहता है। ठीक है, चल चेक करते हैं। उसकी कोई फोटो मिली और मुकंदी ने मुझे अपना फोन दिखाया। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड मिला ना पूरा का पूरा उसका, उसी में जो उसकी ID फोटो थी वो भी। ठीक है, एक काम कर, मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड कर, मैं इसका घर चेक करता हूं और तू तनेजा की कॉलोनी में नहीं, उल्टा करते हैं। तू घर चेक कर विशाल खरे का और मैं तनेजा की कॉलोनी में पूछताछ करता हूं। क्या पता किसी ने वहां विशाल खरे को देखा हो। ओके डन, डेफिनेट भैया। एक्चुअली सच कहूं तो मुझे उस धोबन के पसीने की सुगंध याद आ गई। ठीक है भाई, आप जो भी समझो, हर एक का अपना अपना फितूर होता है, सो एक्सक्यूज मी। धोबन से दोबारा मिलने की बात सोचकर ही पता नहीं अब रश्मि मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। अब तो मैं ही उससे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर एक बार मैं चिलचिलाती धूप में प्रसाद नगर MIG कॉलोनी पहुंचा। वही दोपहर हो गई थी। सिक्योरिटी वाला गेट पर ही मिल गया। अरे साहब, कल तो आप हमको पुलिस को बुलाने भेजकर खुद गायब हो गए। पुलिस वाले हम पर चढ़ गए। यार, मुझे बड़ी जोर की पॉटी आ गई थी और मैंने उसे विशाल खरे की फोटो दिखाई। वैसे इसे कभी यहाँ देखा है? इसे तो कभी यहाँ देखे याद नहीं। क्या ये वही है जिसकी लाश कल? हाँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ा और सीधे जाने लगा तनेजा की बिल्डिंग की तरफ। कॉर्नर ऑफ माई आई से मैंने देखा धोबन अपनी जगह पर नहीं थी और मैं चौकीदार की नजरों के सामने धोबन के ठिकाने की तरफ नहीं जाना चाहता था। तो मैं आगे जाकर लेफ्ट मुड़कर और घूमकर दूसरी तरफ से धोबन के ठिकाने पर पहुंचा। बस जैसे ही मैं पहुंचा, धोबन भी
एक गीले कपड़ों की गठरी पकड़े, फ्रेशली ड्रेस्ड, गीले बाल लिए वहां पहुंची और मुझे देखकर पहले चौंकी और फिर मुस्कुराई। अरे आप, कैसी हो? बस अभी नहा कर आई हूँ। आज सवेरे से टेम ही नहीं मिला ना नहाने का। और उसके ये कहते ही एक क्षण के लिए अपने आप मेरी आंखें बंद हो गई और अनकॉन्शियसली मेरी आंख निकल गई। धोबन मुझे घूरती रह गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं भी कॉन्शियस हो गया और अपना मोबाइल निकालकर ऐसा बिहेव करने लगा जैसे कुछ चेक कर रहा हूँ। बैठिए ना, पानी तो पियेंगे ही। और ये कहकर वो मुड़ी, अपने गीले कपड़े उसने साइड में जमीन पर फेंके और एक गिलास उठाकर झुकी मटके में से पानी लेने। मैं स्कूल बॉय की तरह खड़ा बस उसे घूर ही रहा था, लॉस्ट। जब वो पानी का गिलास लेकर मेरी तरफ मुड़ी और मुझे इस हाल में पाकर मुस्कुराई। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचा। बैठिए तो, यहाँ छाव भी है। मैं वहीं कनात के नीचे रखे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और उसने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया। गिलास लेते हुए मेरा हाथ उसके हाथ को छू बैठा और पता नहीं एक करंट सा किसके बदन में पहले दौड़ा, उसके या मेरे। इस बार मैंने मुंह लगाकर गिलास से पानी पिया और जैसे ही गिलास वापस पकड़ाया उसने दोबारा उसे बिना धोए भर कर खुद पानी पिया मेरे झूठे गिलास से और पीते पीते मेरी तरफ एक लुक दी। किसी काम से आए थे इस तरफ या ऐसे ही? अगर मैं कहूं तुमसे मिलने या तुम्हारा हाल जानने तो और मेरी इस बात पर धोबन हंस पड़ी और मेरे सामने जमीन पर बैठ गई। आपको पता चला? वो वकील साहब को गिरफ्तार कर लिया कल रात पुलिस ने। उन्हीं ने राधिका दीदी को मारा था और मारकर घर के अंदर ही लाश फ्रीजर में डाल दी थी। रे मैया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब जब इसने पर्सनल से हटकर ये टॉपिक छेड़ ही दिया तो मैं भी जरा रिलैक्स्ड हुआ और मैंने उसे विशाल खरे की फोटो दिखाई। इसे देखा है कभी यहाँ कॉलोनी में? शक्ल देख ही सी लगती है। कौन है ये? वही जिसकी लाश कल दोपहर को यहीं पार्क्ड उस खटारा गाड़ी में मिली थी। रे मैया, याद आया। करीब एक हफ्ते पहले ये हमसे टकराया था। कहाँ? यही थोड़ा आगे। हम इस्त्री किए हुए कपड़े लेकर एम ब्लॉक वाले लोहिया जी के घर देने जा रहे थे। अर्जेंट में मांगे थे ना उन्होंने। कितने बजे के आसपास याद है? 4 साढ़े 4 बजे होंगे। सो हम जा रहे थे और ये भिन्नाया हुआ सा तेजी से चलता सामने से आकर हमसे टकराया। अपने आप से ये बड़बड़ाता हुआ चला आ रहा था। हमने भी उसे गुस्से में घूरा, लेकिन वो रुका ही नहीं, सीधे निकल गया गेट की तरफ। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते तो अचानक से वो पीछे से भागता हुआ आया और एल ब्लॉक की तरफ चला गया और उसमें घुस गया। किसके घर में? वो तो हमने नहीं देखा, हम भी जल्दी में थे ना। तनेजा जी का घर एल ब्लॉक में ही है ना, ग्राउंड फ्लोर पे? हाँ। कुछ और याद है उस दिन का? मतलब कुछ अजीब कुछ होते देखा हो या कि? उस दिन काफी देर तक एक और आदमी बड़ी उम्र वाला यही कॉलोनी में घूमता फिरता रहा था। कॉलोनी का नहीं था इसलिए याद है क्योंकि चौकीदार ने भी उसे रोक के एक बार पूछा तो वो आदमी नाराज हो गया था और बोला, तनुजा जी से मिलने आया हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ। मुकंदी का फोन था। वीडियो कॉल? हाँ बोल, वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? भैया मैं ना फोन अबाउट टर्न कर रहा हूँ, जरा बताओ देख के ये जनकराज जी है ना। और मुकंदी ने फोन घुमाया और कुछ डिस्टेंस पर वाकई जनकराज खड़ा था। मैंने मुकंदी से पूछा, कहाँ है तू मुकंदी? यही भैया, देवनगर में ना विशाल खरे के घर के बाहर। तो विकास खरे के घर के पास जनकराज क्या कर रहा है? मैंने मुकंदी से कहा कि वो अब जनकराज के पीछे पीछे उसके साथ ही रहे, साए की तरह। समझ गया तू? ओके डन, डेफिनेट भैया। ही एस्केप मुकंदी नॉट पॉसिबल। आई कॉल यू। मुकंदी सुन, इसके पास मोटरसाइकिल है, सो तू। ओ मैं भी तो मद्दी की बाइक लेकर आया हूँ ना भैया, यू टेंशन नॉट। मुकंदी ने कॉल कट किया और मैं सोचने लगा, क्या ये सारे कैरेक्टर्स एक ही केस से जुड़े हुए हैं? तनेजा, राधिका, जनकराज और अब ये विशाल खरे। लेकिन कैसे और क्यों?
फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारामन, तृप्ति खामकर, चारू गुप्ता, शैली, श्याम रावत और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का दिलचस्प केस मासूम मौत का चौथा और अंतिम भाग सिर्फ बुक माई शो जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।